नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार। आज हम किसान आंदोलन को लेकर बातचीत करेंगे। आज 28वां दिन है किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का, जो आमरण अनशन पर है, जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं खन्नौरी बॉर्डर पर। और किसान आंदोलन को लेकर किसानों की क्या मांगे हैं, जो सरकार 3 कृषि काले कानून जो वापस लिए थे उसको दूसरे तरीके से कैसे लेके आ रही है, और किस जो रिपोर्ट जो अभी आई है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट अविनाश सैनी। सर नमस्कार। जी नमस्कार कुलदीप। सर, 2 घटनाएं एक ही साथ हो रही है। एक तरफ तो किसान हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, 28वां दिन है और डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत बहुत नाजुक है। दूसरी तरफ सरकार एक दोबारा से तैयारी कर रही है जो कृषि कानून है उनको लेके आने की। तो ये दोनों मसले क्या है सर? देखिए, पिछले ये फरवरी से किसान आंदोलन का जो दूसरा भाग है ये चल रहा है खनौरी बॉर्डर पे और अंबाला के जो समूह बॉर्डर है वहाँ पे। और किसानों की मांग है कि जो सरकार ने जो वायदे किए थे, जब पहला किसान आंदोलन खत्म हुआ था, 378 दिन के लंबा संघर्ष चला था, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की किसानों की डिमांड थी, उस डिमांड को सरकार ने मान लिया और ये घोषणा कर दी कि इन कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। उस समय पे किसानों के बीच में और सरकार के बीच में कुछ समझौते हुए थे, कुछ सहमति बनी थी। और सहमति ये बनी थी कि किसानों को एमएसपी कैसे मिल सकता है, इस पे एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें किसानों के प्रतिनिधि होंगे और वो कमेटी अपनी अनुशंसा देगी। जहां पे जो एमएसपी जिन जिन राज्यों में लागू है वो एमएसपी मिलती रहेगी। और इस तरह की चीजें थी और बहुत सारी उस समय भी डिमांड थी। और क्योंकि कुछ चीजें सरकार ने कृषि कानून तो वापस ले लिए थे तीनों, लेकिन कुछ चीजें और थी, जैसे ये पराली को जलाने का वो है कानून है जिसमें किसानों को सजा मिलती है सीधे सीधे, या बिजली अधिनियम है, तो इनको भी वो वापस लेने की बात कर रहे थे। इसमें अमेंडमेंट की बात उन्होंने की थी। लेकिन उसके बाद जब ये समझौता हो गया, किसान दिल्ली बॉर्डर से वापस अपने अपने घरों को चले गए, तो उसके बाद फिर ये ठंडे बस्ते में सरकार ने डाल दिया। मतलब जो कमेटी गठित हुई थी उसकी रिपोर्ट क्या आज तक हमारे सामने नहीं आई? वो नहीं आई, उसमें किसानों को शामिल नहीं किया गया। जो किसानों की डिमांड थी कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल हों, उनको नहीं किया गया और कोई उसकी अनुशंसा भी नहीं आई थी। तो ये सारा घटनाक्रम चला है। उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके भी 2 हिस्से एक तरह से हो गए थे। कुछ दल राजनीतिक बिल्कुल गैर राजनीतिक 2, बिल्कुल बिल्कुल कुछ लोगों ने जब चुनाव आए तो चुनाव में हिस्सा लिया, और कुछ ऐसी जो किसानों के जो संगठन है उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। तो ये गैर राजनीतिक और राजनीतिक 2 तरह से किसान मोर्चा बन गया। और किसान मोर्चा बना, किसान जो मजदूरों के संगठन है वो भी इनमें शामिल हुए। तो जो एक मोर्चा है जिसमें ये जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उन्होंने पिछले फरवरी से ये आंदोलन दोबारा से शुरू किया था कि हम दिल्ली पे जाएंगे। जबकि दूसरा मोर्चा जो था, जो राजनीतिक मोर्चा है, जिन्होंने राजनीति में, सक्रिय राजनीति में भी हिस्सा लेने की कोशिश की थी, हालांकि वो जीत के नहीं आ पाए थे तो, लेकिन उनका भी इनसे पूरी सहमति रही और ये रहा कि भाई हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से रणनीति बनाएंगे। तो दोनों तरीके से चीजें चल रही थी। ये आंदोलन चल रहा था, पिछले 10 महीने हो गए हैं। खनौरी बॉर्डर पे और अंबाला बॉर्डर पे ये किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं दिल्ली कूच की। सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी उस पर आधिकारिक तौर पे कोई बात नहीं की गई है। 28 दिन से जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब जो आमरण अनशन पे बैठे हैं, उनको गिरफ्तार भी करने की एक बार कोशिश हुई थी, लेकिन उसकी परिणति इस तरह से हुई कि बहुत सारे लोगों ने आमरण अनशन फिर रख लिए कि अगर इनको गिरफ्तार किया जाता है, इनका आमरण अनशन तोड़वाया जाएगा तो बाकी लोग आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। उसके बाद जो सरकारें हैं वो बैकफुट पे आई।
हालांकि अभी भी 3 बार कोशिश कर चुके हैं दिल्ली कूच की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पैदल जाएं, किसी तरह के ट्रैक्टर ना हो, हथियार ना हो, तो उसकी भी उन्होंने की। और 101 जो मर जीवड़े हैं, जो अपनी जान देने को तैयार है, मरने को तैयार है, ऐसे जो एक जत्था बना है योद्धाओं का, किसान योद्धाओं का, वो लगातार कोशिश कर रहा है कि वो हरियाणा के बॉर्डर से, अंबाला से भी और शंभू बॉर्डर से, शंभू और खनौरी बॉर्डर से भी, कि वो निकले। लेकिन तीनों बार जो हरियाणा पुलिस है और सशस्त्र बल है, उन्होंने उनको रोक दिया। तो ये एक तरह से कोशिश चल रही है। हालांकि इसमें जब डल्लेवाल साहब आमरण अनशन पे बैठे, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, तो जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो बड़ा धड़ा था, दूसरा धड़ा था, वो भी इन्होंने भी इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की बात कही है। जो यूपी के जो भारतीय किसान यूनियन के नेता है टिकैत, वो भी आए हैं। इधर से जो दूसरे नेता हैं, किसान सभाएं हैं, वो भी पहुंची हैं। और आंदोलन लगातार धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। लेकिन डल्लेवाल साहब की जो हालत है वो काफी कमजोर हो गई है। वो पीछे बेहोश भी हो गए थे परसों। तो अभी जो मेन चीज है वो ये है कि किस तरह से एक जो किसान योद्धा है, एक नेता है, उनकी जान कैसे बचाई जाए, इसके बारे में मुझे लगता है कि किसान संगठन जो है उनको कोई बहुत सीरियस इसका नोट लेना चाहिए कि सरकार अगर उस पर ध्यान नहीं दे रही है तो वो क्या फिर अपनी रणनीति में फेरबदल करें कि डल्लेवाल साहब की जान जो बहुत कीमती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक किसान नेता की जान वो किसी भी आंदोलन से ज्यादा कीमती है, तो उसको बचाया जाना चाहिए। वो हमारी धरोहर है, हमारी संपत्ति है समाज की, तो उनकी बहुत जरूरत है समाज को। खासतौर पे किसान आंदोलन जिस तरह से उन्होंने लीड किए हैं, तो किसानों को बहुत जरूरत है उनके नेतृत्व की। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से आंदोलन जारी रहे, आंदोलन चलता रहे, वो एक बात है, लेकिन डल्लेवाल साहब की जो कीमती जान है उसको बचाने के लिए भी लगातार प्रयास हमें करने चाहिए। जो किसान जत्थेबंदियां हैं उनको खास तौर पे इस ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस बीच में जो आपने दूसरी बात कही है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी, वो जो मसला है वो ये है कि सरकार ने एक राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति बनाने की एक कोशिश की है। वो 30 से ज्यादा पेज का एक वो है, ड्राफ्ट है, और वो ड्राफ्ट सरकार लेके आई है। उस ड्राफ्ट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो 3 कृषि कानून जिनको बहुत लंबे संघर्ष के बाद किसानों ने वापस करवाया था, उसकी वापसी होती हुई दिखाई दे रही है उसमें। तो उसमें एक जो एमएसपी की गारंटी के बारे में कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें जो जीएसटी की तरह से कमेटी बनाने की बात है, राज्यों की कमेटी बनाने की बात है। उसमें किसानों की आय कैसे बढ़े, उनकी फसल का मूल्य उनको किस तरह से मिले, इसकी बात है। वो अपनी फसल बेच पाए सही ढंग से, उसमें बिक्री में कंपटीशन बढ़े और किसानों को इसका फायदा हो, ये सारी बातें उसमें की गई हैं। लेकिन उन सारी बातों के बीच में कोशिश ये की गई है कि किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो बिल लेके आई थी सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस तरह से आगे बढ़ाई जाए, तो उसका भी जिक्र है। उसका जिक्र है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सरकार ये मानती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने जो मंडियां हैं, मंडियों से बाहर किसान कैसे अपनी फसल बेचें, और जो प्राइवेट जो बिजनेसमैन है वो किसानों की फसल खरीद लें, तो इसका भी प्रावधान है, और वो भी मंडियों से बाहर। तो इसमें किसानों के पास तो ये ऑप्शन पहले भी था कि किसान कहीं से भी अपनी जमीन, अपना जो फसल है वो किसी को भी बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। लेकिन जो खरीदार है उनके ऊपर ये अंकुश था कि वो एमएसपी से कम में नहीं खरीदेंगे। लेकिन सरकार अभी इस छूट को करके और इस ड्राफ्ट में इसको लेके आई है। तो ये 2 बड़ी चीजें हैं। तीसरी, एक बीमा पॉलिसी लेके आ रही है कि फसल की जो अनिश्चितता है वो अनिश्चितता दूर करने के लिए जिस तरह से फसल बीमा योजना है, इसी तरह से फसल बिक्री योजना भी सरकार ले आए, और उसमें बीमा उसको उसमें शामिल कर दिया जाए, बीमा कंपनियों को शामिल कर दिया जाए।
तो सरकार जो अपनी जिम्मेदारी है उससे लगातार पीछे हट रही है और वो कोशिश कर रही है कि वो जो पुरानी चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या जो मंडियां हैं, जो अधिकृत मंडियां हैं जिसमें किसानों के प्रतिनिधि हैं, जिसमें आड़तियों के प्रतिनिधि हैं, जिसमें खरीदारों के प्रतिनिधि हैं, वो जो सामूहिक मंडियां हैं उनके इतर कुछ ऐसी योजना लेके आए जिससे मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दबाव उस समय भी सरकार पे था, कॉर्पोरेट्स का, और ये दबाव अभी हटा नहीं है। बिल्कुल। तो इस दबाव में सरकार लगातार है, लेकिन ये जो जिस तरह से किसान अपनी मांग पे अड़े हुए हैं और लगातार वो अपनी रणनीति चेंज कर रहे हैं। रणनीति ये है कि देखो वो बॉर्डर से लगातार जो मरजीवड़े हैं वो आगे बढ़ते हैं, धक्का मुक्की होती है, वो कोशिश करते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठीचार्ज होता है और वो वापिस चले जाते हैं। तो वो एक माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस पे एक माहौल बन रहा है। जो अभी जो खबरें आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स जो है वो ये है कि कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में और आंदोलन चल रहे हैं, वहां आंदोलन हो रहे हैं। तो इससे जो भारत सरकार जो है उसकी भी एक तरह से किरकिरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और जो सहमति बनी थी किसानों के बीच में और सरकार के बीच में, उस सहमति पे आगे सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी जो उन्होंने कमेटी बनाई है, हालांकि वो जिस तरह से भी काम कर रही है, अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें किस तरह से केंद्र सरकार के प्रतिनिधि उसमें शामिल हो। और देखिए किसानों ने भी कहा है कि वो फैसला तो आखिर केंद्र को करना है ना, सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना है। तो केंद्र सरकार तक उनकी बात पहुंचे, केंद्र सरकार उनसे मीटिंग करे, केंद्र सरकार के साथ बातचीत हो। तो इसकी ये बातचीत की टेबल पे सरकार को भी आना चाहिए, ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि किसान और सरकार के प्रतिनिधि इकट्ठे बैठे और कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाले जिससे जो एक बड़ा डेडलॉक बना हुआ है किसानों के बीच में और सरकार के बीच में, और जो आम जन है उसको भी असुविधा हो रही है। अब बॉर्डर्स रुके हुए हैं, हाईवेज रुके हुए हैं, आम लोग जो है उनको भी परेशानी हो रही है। तो ये परेशानियां भी सरकार की जिम्मेदारी है इस पे एक्शन लेना। सरकार ऐसे नहीं बैठ सकती कि 10 महीने से किसान बैठे हैं तो आप बॉर्डर सील करके बैठ जाओ, तो ये तो निष्क्रियता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार को सक्रिय एक माहौल बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है इस पूरे मामले में। तो सर ने 2-3 अहम बातें बताई हमें। सबसे अहम बात तो जिसकी तरफ ध्यान गया कि वो जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता आमरण अनशन पर बैठे हुए 28वां दिन है। डॉक्टर्स भी बार बार बुलेटिन जारी करके कह रहे हैं कि उनका जो ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस है, उनको जो है ना कि हार्ट फेल होने के चांसेस हो सकते हैं अगर ये स्थिति लंबी चलती रही। तो ये सारी चेतावनी डॉक्टर्स भी दे रहे हैं। और दूसरा कि जो सर ने बात की कि सरकार को राजनीतिक अड़ियलपन छोड़ के बातचीत करनी चाहिए किसानों से। और क्योंकि सर ने कहा कि टेबल से ही बातचीत का हल होगा, जब तक बातचीत नहीं होगी तो कोई भी मसला हल नहीं होता। तो सरकार को ये पहल करनी चाहिए क्योंकि इस देश की जनता ने उनको चुना है और इस देश की जनता की ये उम्मीदें भी है ताकि ये मसला हल हो। दूसरा एक चीज और है कुलदीप, जो बात करने की है वो ये है कि जो सरकार नई नीति लेके आई है, कृषि विपणन नीति जो लेके आई है, वो सिर्फ अंग्रेजी में उसको प्रकाशित किया गया। अच्छा। और सिर्फ 15 दिन के लिए उसको ओपन किया लोगों की राय के लिए। तो मुझे लगता है ये 15 दिन बहुत कम समय होता है और अंग्रेजी में सिर्फ दे के आप एक बहुत बड़े वर्ग को उससे बाहर कर दिया कि वो इसको पढ़ भी पाए, इस पे अपनी राय भी दे पाए। तो इसको थोड़ा सा ओपन करना चाहिए, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी राय दें, इसको ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार किया जाए कि ऐसी ऐसी एक नीति है। तो उस पर ज्यादा लोग अपनी राय देंगे तो एक पूरे देश के हित में, किसानों के हित में एक बेहतर योजना ये बन पाएगी। बिल्कुल, जितनी भी भारतीय भाषाएं है लगभग उन सभी में तो उसका अनुवाद होना ही चाहिए और वो सभी के सामने रिपोर्ट जानी चाहिए। तो ये 2 बड़े मसले हैं, खन्नौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं। और दूसरा जो नई बोतल में पुराने जो कानून सरकार लेके आ रही है, इससे किसानों को जो जैसे पहले भी कहा गया, जो इस पे आर्टिकल छप रहे हैं, जो भी बातचीत अर्थशास्त्री जो इस पे बातचीत रख रहे हैं, उससे किसानों को डायरेक्ट नुकसान होगा।
तो ये हमने बातचीत की आज के किसान आंदोलन में क्या चल रहा है। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।